कल्पना कीजिए, आप किसी से बात करते हैं और कुछ ही मिनटों में वो व्यक्ति आपकी बात मान लेता है। वो सोचता है कि फैसला उसका अपना है, लेकिन असल में फैसला आपने लिया होता है। आप कुछ खास नहीं कहते, आप बस कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आपकी तरफ झुकने लगता है। इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने सिर्फ शब्दों और मनोविज्ञान के जरिए हजारों लोगों को प्रभावित किया। लेकिन एक सवाल है, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना दबाव डाले लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं? और क्यों कुछ लोग हमेशा दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं? इसका जवाब है साइकोलॉजी। लेकिन आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की नहीं, डार्क साइकोलॉजी की। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है मानव दिमाग के उन छिपे हुए पैटर्न को समझना जिनका इस्तेमाल करके आप लोगों के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अब यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। यह वीडियो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको यह समझाने के लिए है कि लोग किस तरह मानसिक खेल खेलते हैं ताकि आप खुद भी उनसे बच सकें। क्योंकि सच ये है, अगर आप इन ट्रिक्स को नहीं समझेंगे तो कोई और इन्हें आपके ऊपर इस्तेमाल करेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो चुपचाप लोगों के दिमाग पर असर डालती हैं। और जब आप इन्हें समझ जाएंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. साइलेंस, सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार। अक्सर लोग ये मानते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए बहुत बोलना जरूरी है। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वही बातचीत को नियंत्रित करता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर कम बोलते हैं। वे शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करते हैं और कई बार उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके शब्द नहीं बल्कि उनकी चुप्पी होती है। साइलेंस यानी चुप रहना सिर्फ बोलने की कमी नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रणनीति है। जब आप बातचीत के दौरान अचानक चुप हो जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में एक तरह की बेचैनी पैदा होने लगती है। मानव दिमाग स्वभाव से ही खालीपन को पसंद नहीं करता। जब बातचीत में अचानक खामोशी आती है तो हमारा दिमाग उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कई बार लोग उस चुप्पी को खत्म करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं। इंटेरोगेशन एक्सपर्ट्स और अनुभवी नेगोशिएटर्स इस तकनीक को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब वे किसी से सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलने के बाद तुरंत अगला सवाल नहीं पूछते। वे कुछ सेकंड के लिए चुप रहते हैं। ये चुप्पी सामने वाले व्यक्ति को असहज कर देती है। उसे लगता है कि शायद उसका जवाब पूरा नहीं था या सामने वाला अभी भी कुछ और सुनना चाहता है। नतीजा ये होता है कि वो खुद ही और ज्यादा जानकारी देने लगता है। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देता है जो वो छिपाना चाहता था। चुप्पी का एक और गहरा असर यह है कि ये आपको अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली दिखाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता रहता है तो अक्सर ऐसा लगता है कि वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है वो बिना कुछ कहे भी एक मजबूत उपस्थिति बना लेता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सोच समझकर बोलता है और इसकी हर बात की कीमत है। इसी वजह से कई सफल लीडर्स और बिजनेस लीडर्स बातचीत के दौरान जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। ये छोटा सा विराम सामने वाले व्यक्ति को यह संकेत देता है कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जा रहा है। साथ ही ये लीडर की उपस्थिति को और भी प्रभावशाली बना देता है। चुप्पी का उपयोग केवल बातचीत में ही नहीं बल्कि विवाद और बहस में भी बहुत शक्तिशाली होता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा होता है और आप शांत रहते हैं तो धीरे धीरे उसका गुस्सा खुद ही कम होने लगता है, क्योंकि उसे सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही होती। कई बार बहस जीतने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें। लेकिन इस तकनीक का एक दूसरा और थोड़ा खतरनाक पहलू भी है। कुछ लोग चुप्पी का इस्तेमाल भावनात्मक नियंत्रण के लिए करते हैं। इसे अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे को नजरअंदाज करता है, उससे बात करना बंद कर देता है या दूरी बना लेता है। इस व्यवहार का मकसद सामने वाले व्यक्ति के मन में असुरक्षा और बेचैनी पैदा करना होता है। जब किसी को अचानक नजरअंदाज किया जाता है तो उसका दिमाग कई तरह के सवाल पूछने लगता है। वो सोचता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है। धीरे धीरे वो उस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करने लगता है जिसने उसे नजरअंदाज किया है। इस तरह चुप्पी एक तरह के भावनात्मक दबाव में बदल जाती है। यही कारण है कि चुप्पी को एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना कोई शब्द बोले भी लोगों के व्यवहार और भावनाओं पर असर डाला जा सकता है।
हालांकि ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि इस तकनीक का सही उपयोग और गलत उपयोग दोनों संभव है। अगर इसका उपयोग समझदारी से किया जाए तो ये आपको बेहतर सुनने वाला और अधिक संतुलित व्यक्ति बना सकता है। यह आपको ये सिखाता है कि हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार थोड़ी देर रुककर सोचना और फिर जवाब देना ज़्यादा प्रभावी होता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति बार बार चुप्पी का इस्तेमाल करके आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इस व्यवहार को पहचानें और खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत रखें। अंत में चुप्पी की असली शक्ति ये है कि ये आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सिखाती है। जब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आपके शब्द ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। लोग आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बिना सोचे समझे नहीं बोलते। इसलिए अगली बार जब आप किसी बातचीत में हों तो याद रखें कि प्रभावशाली बनने के लिए हमेशा ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है। कई बार सबसे ताकतवर संदेश वो होता है जो शब्दों से नहीं बल्कि चुप्पी से दिया जाता है। 2. गैसलाइटिंग, सबसे खतरनाक मानसिक चाल। कल्पना कीजिए, आपको पूरा यकीन है कि कल किसी व्यक्ति ने आपसे एक खास बात कही थी, लेकिन जब आप उससे उस बात का जिक्र करते हैं तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। शुरू में आपको लगता है कि शायद कोई छोटी सी गलती हुई है, लेकिन अगर ऐसा बार बार होने लगे तो धीरे धीरे आपके मन में एक अजीब सा संदेह पैदा होने लगता है। आप सोचने लगते हैं, क्या सच में मेरी याददाश्त गलत है? क्या मैं चीज़ों को गलत समझ रहा हूँ? यही है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल है जिसमें कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपको आपकी ही समझ, याददाश्त और फैसलों पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। इसका मकसद होता है सामने वाले व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करना ताकि उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। ये शब्द एक पुराने नाटक और फिल्म से आया था जिसका नाम था गैसलाइट। उस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर हो रही है। वो घर की चीजों को बदल देता है, रोशनी कम कर देता है, और जब पत्नी पूछती है कि क्या हुआ है तो वो कहता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। धीरे धीरे पत्नी को लगने लगता है कि शायद वो सच में पागल हो रही है। आज भी ये तकनीक कई रिश्तों, ऑफिसों और सामाजिक परिस्थितियों में इस्तेमाल होती है। गैसलाइटिंग कभी अचानक शुरू नहीं होती, ये धीरे धीरे शुरू होती है। पहले व्यक्ति आपकी छोटी छोटी बातों को गलत साबित करने की कोशिश करता है, फिर वो आपकी भावनाओं को हल्का दिखाता है और धीरे धीरे वो ये जताने लगता है कि आपकी समझ भरोसेमंद नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के व्यवहार से परेशान हैं और उसे बताते हैं तो वो कह सकता है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम हर चीज को गलत तरीके से लेते हो, तुम्हें बात को बड़ा चढ़ाकर देखने की आदत है। धीरे धीरे ये बातें आपके दिमाग में जगह बना लेती हैं। आप हर स्थिति में खुद पर शक करने लगते हैं। गैसलाइटिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये व्यक्ति की आत्म पहचान को कमजोर कर देती है। जब किसी को बार बार ये बताया जाता है कि उसकी सोच गलत है, उसकी याददाश्त गलत है और उसकी भावनाएं बेकार हैं, तो वो अपने ही निर्णयों पर भरोसा करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होने लगता है। उसे लगता है कि शायद सामने वाला व्यक्ति ही सही है क्योंकि वही हर बात में आत्मविश्वास से बोल रहा है। इसी तरह गैसलाइटिंग एक मानसिक जाल बन जाता है। लेकिन यह तकनीक सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है। कई बार इसका इस्तेमाल सामाजिक और पेशेवर माहौल में भी होता है। कभी कभी कोई बॉस अपने कर्मचारी से कह सकता है, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। या कोई दोस्त कह सकता है, तुम हमेशा बातें गलत समझ लेते हो। ऐसे वाक्य धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। अब सवाल यह है कि गैसलाइटिंग को पहचाना कैसे जाए। सबसे पहला संकेत है लगातार आत्मसंदेह। अगर आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि शायद आप हर बात गलत समझ रहे हैं तो ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है अपनी भावनाओं को बार बार सही ठहराने की जरूरत महसूस होना। अगर आपको लगता है कि आपको हर बार यह साबित करना पड़ता है कि आपकी भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, तो संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को जानबूझकर कमतर दिखा रहा हो। तीसरा संकेत है आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होना। अगर पहले आप अपने फैसलों पर भरोसा करते थे लेकिन अब हर छोटी चीज के लिए दूसरों की पुष्टि चाहते हैं, तो यह भी गैसलाइटिंग का असर हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैसलाइटिंग से बचा जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपने अनुभवों पर भरोसा करना। अगर आपको किसी स्थिति में कुछ गलत महसूस होता है तो उस भावना को पूरी तरह नजरअंदाज न करें। आपकी भावनाएं भी उतनी ही वास्तविक हैं जितनी किसी और की। दूसरा कदम है
तथ्यों को याद रखना और स्पष्टता बनाए रखना। कई लोग महत्वपूर्ण बातों को लिखकर रखते हैं ताकि बाद में कोई उनकी याददाश्त पर सवाल न उठा सके। तीसरा कदम है सीमाएं तय करना। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, तो जरूरी है कि आप स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं तय करें। याद रखिए, स्वस्थ रिश्तों में संवाद होता है, भ्रम नहीं। सम्मान होता है, मानसिक खेल नहीं। गैस लाइटिंग की शक्ति तभी काम करती है जब आप खुद पर शक करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस खेल को पहचान लेते हैं, इसकी ताकत खत्म होने लगती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति आपकी वास्तविकता को तब तक नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक आप खुद उस पर विश्वास करना बंद न कर दें। लेकिन डार्क साइकोलॉजी की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली तकनीक और भी ज्यादा दिलचस्प है। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल जिसमें लोग आपको किसी काम के लिए सीधे नहीं कहते, बल्कि उल्टा कहते हैं। और अजीब बात यह है कि वही उल्टा कहना आपको वही काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। इस तकनीक को कहा जाता है 3. रिवर्स साइकोलॉजी की रणनीति। मानव दिमाग बहुत अजीब तरीके से काम करता है। कई बार जब कोई हमें किसी काम के लिए मजबूर करता है तो हमारा मन उसी समय उसके खिलाफ जाने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, और जैसे ही ऐसा महसूस होता है, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से विरोध करने लगता है। यही वो जगह है जहां रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति को सीधे किसी काम के लिए कहने की बजाय उल्टा कहा जाता है, और यही उल्टा कहना कई बार उसे वही काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। इस तकनीक के पीछे एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है जिसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब लोगों को लगता है कि उनकी आज़ादी सीमित की जा रही है, तो वे उस आज़ादी को वापस पाने के लिए वही काम करने की कोशिश करते हैं जिसे उन्हें मना किया गया है। बचपन में आपने ये जरूर देखा होगा, जब किसी बच्चे से कहा जाता है ये चीज मत छूना, तो अक्सर वो सबसे पहले वही चीज छूने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो जानबूझकर गलत करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर ये भावना पैदा हो जाती है कि उसकी स्वतंत्रता सीमित की जा रही है। रिवर्स साइकोलॉजी इसी मानव स्वभाव का फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं और आपको लगता है कि वो सीधे कहने पर मना कर देगा। अगर आप उससे कहें कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर पाओगे, तो कई बार उसका मन उस बात को गलत साबित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो सक्षम है, और इसी कोशिश में वो वही काम करने लगता है। इसी तरह मार्केटिंग की दुनिया में भी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कई ब्रांड अपने उत्पाद के बारे में इस तरह के संदेश देते हैं जैसे ये हर किसी के लिए नहीं है। ये वाक्य सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे हर किसी के लिए नहीं बनाता। यही जिज्ञासा उन्हें उस उत्पाद की तरफ आकर्षित कर देती है। रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग रिश्तों में भी देखने को मिलता है। कभी कभी कोई व्यक्ति सीधे ये नहीं कहता कि वो चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताएं। इसके बजाय वो कह सकता है, तुम बहुत व्यस्त हो, शायद तुम्हारे पास समय नहीं होगा। ये सुनकर कई बार सामने वाला व्यक्ति खुद ही ये साबित करना चाहता है कि वो वास्तव में समय निकाल सकता है। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी की असली ताकत तब दिखाई देती है जब ये बहुत सूक्ष्म तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत स्पष्ट रूप से ये तकनीक इस्तेमाल करता है, तो सामने वाला जल्दी समझ सकता है कि उसके साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। लेकिन जब इसे बहुत स्वाभाविक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि रिवर्स साइकोलॉजी हर व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालती। कुछ लोग बहुत जल्दी इस तकनीक को पहचान लेते हैं और फिर इसका असर कम हो जाता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्वतंत्रता साबित करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। ये तकनीक खासतौर पर उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव डालती है जो अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व देते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहा है, तो वे उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग सावधानी से करना जरूरी है। अगर इसका इस्तेमाल बार बार या बहुत स्पष्ट तरीके से किया जाए, तो ये विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब किसी को ये महसूस होता है कि उसके साथ मानसिक खेल खेला जा रहा है, तो वो व्यक्ति दूरी बनाने लगता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि इस तकनीक को सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि लोगों को गलत तरीके से नियंत्रित करने के लिए। इस तकनीक को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। जब आप जानते हैं कि मानव दिमाग किस तरह प्रतिक्रिया करता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति आप पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है या नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि वे अपने फैसले पूरी तरह खुद लेते हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे कई फैसले हमारे आसपास के लोगों के शब्दों और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि मानव मन केवल आदेशों पर नहीं चलता, कई बार वह विरोध से प्रेरित होता है, और यही विरोध उसे वही काम करने के लिए प्रेरित कर देता है जिसे करने से उसे रोका गया था। इसलिए अगर आप कभी महसूस करें कि कोई व्यक्ति आपको किसी चीज के लिए उकसा रहा है, तो एक पल रुककर सोचिए। खुद से पूछिए कि क्या यह वास्तव में आपका फैसला है या किसी और के शब्दों ने आपके मन को प्रभावित किया है। क्योंकि जागरूकता ही वह चीज है जो आपको मानसिक खेलों से बचाती है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में अभी एक और दिलचस्प चाल बाकी है, एक ऐसी तकनीक जो सीधे दिमाग को नहीं बल्कि भावनाओं को नियंत्रित करती है। और जब भावनाएं नियंत्रित हो जाती हैं तो इंसान के फैसले भी बदल जाते हैं। इसी तकनीक को कहा जाता है 4. इमोशनल ट्रिगर कंट्रोल का प्रभाव अगर आप ध्यान से देखें तो इंसान के ज्यादातर फैसले तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि हम पूरी तरह सोच समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे कई निर्णय हमारी भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करते हैं। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो वो अलग तरह के फैसले लेता है। जब वही व्यक्ति गुस्से, डर या असुरक्षा में होता है तो उसके निर्णय पूरी तरह बदल जाते हैं। यही वो जगह है जहां इमोशनल ट्रिगर कंट्रोल काम करता है। इमोशनल ट्रिगर का मतलब है किसी व्यक्ति की ऐसी भावना को छू लेना जो तुरंत उसके व्यवहार और सोच को प्रभावित कर दे। ये भावना डर हो सकती है, खुशी हो सकती है, अपराध बोध हो सकता है या फिर स्वीकार किए जाने की इच्छा भी हो सकती है। डार्क साइकोलॉजी में लोग अक्सर इन भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जानता है कि आपको असफलता से बहुत डर लगता है। अगर वो बार बार ये संकेत देने लगे कि आप असफल हो सकते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा, और जब आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो आपके फैसलों पर भी उसका असर पड़ता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति जानता है कि आपको दूसरों की स्वीकृति बहुत जरूरी लगती है तो वो कभी कभी आपकी तारीफ करेगा और कभी कभी आपको नजरअंदाज करेगा। ये उतार चढ़ाव आपके अंदर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। आप उस व्यक्ति की स्वीकृति पाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने लगते हैं। यही भावनात्मक ट्रिगर का खेल है। वास्तव में हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ भावनात्मक बटन होते हैं। जब कोई सही बटन दबा देता है तो प्रतिक्रिया लगभग तुरंत मिलती है। उदाहरण के लिए, डर सबसे शक्तिशाली भावनात्मक ट्रिगर्स में से एक है। जब लोगों को किसी खतरे का एहसास होता है तो उनका दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। इसी वजह से कई बार मीडिया, मार्केटिंग और राजनीति में डर का इस्तेमाल किया जाता है। जब लोगों को यह महसूस कराया जाता है कि अगर उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो वे कुछ महत्वपूर्ण खो देंगे, तो वे जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। इसी तरह अपराध बोध भी एक मजबूत भावनात्मक ट्रिगर है। अगर किसी व्यक्ति को यह महसूस कराया जाए कि उसने किसी को निराश किया है या किसी का दिल दुखाया है तो वो उस स्थिति को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। कई लोग इस भावना का इस्तेमाल करके दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं। एक और शक्तिशाली ट्रिगर है स्वीकृति की इच्छा। हर इंसान चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, उसकी सराहना की जाए और उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। जब किसी व्यक्ति को यह एहसास होता है कि कोई उसे समझता है और उसकी कद्र करता है तो वो उस व्यक्ति के प्रति अधिक खुला और सहयोगी हो जाता है। यही कारण है कि कई प्रभावशाली लोग बातचीत की शुरुआत प्रशंसा या सकारात्मक शब्दों से करते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करता है और बातचीत के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन भावनात्मक ट्रिगर्स का एक नकारात्मक पहलू भी है। जब इनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है तो ये लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको ये महसूस कराता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। आप अपने निर्णयों पर शक करने लगते हैं और दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके डर या असुरक्षाओं को छेड़ता है तो वो आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। यही कारण है कि इमोशनल ट्रिगर्स को समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी कौन सी भावनाएं आसानी से प्रभावित हो सकती हैं तो आप उनके प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। जागरूकता ही वो चीज है जो आपको मानसिक नियंत्रण से बचाती है। अगर आपको ये पता है कि कोई व्यक्ति आपके डर, अपराध बोध या स्वीकृति की इच्छा का इस्तेमाल कर रहा है तो आप तुरंत रुककर स्थिति को समझ सकते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या आपका फैसला वास्तव में आपकी सोच का परिणाम है
या यह किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित हो रहा है? एक मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, बल्कि उन्हें समझता है। वो ये जानता है कि कब उसकी भावनाएं उसे सही दिशा में ले जा रही हैं और कब वे उसे प्रभावित कर रही हैं। यही समझ आपको दूसरों के व्यवहार को भी बेहतर तरीके से पढ़ने में मदद करती है। जब आप लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने लगते हैं, तो आप ये भी समझने लगते हैं कि कौन सा शब्द, कौन सी स्थिति और कौन सा व्यवहार किस तरह की प्रतिक्रिया पैदा करता है। ये ज्ञान आपको दूसरों को बेहतर तरीके से समझने और खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करता है, क्योंकि अंत में इंसान के फैसले उसके विचारों से कम और उसकी भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और जो व्यक्ति भावनाओं की भाषा समझ लेता है, वो इंसानी व्यवहार को गहराई से समझने लगता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी की आखिरी तकनीक इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। ये तकनीक लोगों के डर या असुरक्षा पर नहीं, बल्कि उनकी कमी के डर पर काम करती है। जब लोगों को ये लगता है कि कोई चीज सीमित है और जल्दी खत्म हो सकती है, तो वे उसे पाने के लिए ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। इसी सिद्धांत को कहा जाता है 5. स्कैर्सिटी इल्यूजन का खेल मानव दिमाग की एक दिलचस्प आदत होती है। हम अक्सर उन चीज़ों को ज़्यादा मूल्यवान मानने लगते हैं जो दुर्लभ या सीमित होती हैं। अगर कोई चीज़ आसानी से हर जगह उपलब्ध हो, तो हम उसे उतना खास नहीं मानते। लेकिन जैसे ही हमें ये बताया जाता है कि वही चीज़ बहुत कम बची है या जल्दी खत्म होने वाली है, तो अचानक उसका महत्व हमारी नज़र में बढ़ जाता है। इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को स्कैर्सिटी इल्यूजन कहा जाता है। स्कैर्सिटी का मतलब है कमी या सीमित उपलब्धता, और इल्यूजन का मतलब है एक ऐसा एहसास जो ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह सच हो, लेकिन हमारे दिमाग को वो वास्तविक लगता है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, तो एक ऐसी मानसिक स्थिति बनती है जिसमें हमें लगता है कि अगर हमने अभी निर्णय नहीं लिया, तो हम किसी महत्वपूर्ण अवसर को खो देंगे। ये भावना इंसान के अंदर एक मजबूत प्रतिक्रिया पैदा करती है, जल्दी निर्णय लेने की प्रतिक्रिया। आपने ये चीज़ शायद कई बार देखी होगी। जब किसी दुकान पर लिखा होता है लिमिटेड स्टॉक या ओनली 2 लेफ्ट, तो अचानक हमें लगता है कि अगर हमने अभी खरीदारी नहीं की, तो शायद हमें ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चाहे हमें उस चीज़ की उतनी ज़रूरत हो या नहीं, लेकिन सीमित उपलब्धता का संदेश हमारे दिमाग को जल्दी फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है। ये तकनीक मार्केटिंग की दुनिया में बहुत आम है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स अक्सर ये दिखाती हैं कि किसी प्रोडक्ट को अभी कई लोग देख रहे हैं या उस प्रोडक्ट की केवल कुछ ही यूनिट्स बची हैं। ये जानकारी हमारे अंदर एक हल्का सा दबाव पैदा करती है। हमें लगता है कि अगर हमने तुरंत फैसला नहीं लिया, तो कोई और हमसे पहले वो चीज़ ले सकता है। ये भावना फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी किसी अवसर को खो देने का डर पैदा करती है, और यही स्कैर्सिटी इल्यूजन की असली ताकत है। लेकिन ये तकनीक सिर्फ व्यापार या मार्केटिंग तक सीमित नहीं है। इसे कई सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों में भी देखा जा सकता है। कभी कभी लोग जानबूझकर खुद को थोड़ा दुर्लभ या मुश्किल से उपलब्ध दिखाते हैं। वे हर समय उपलब्ध नहीं रहते, तुरंत जवाब नहीं देते और अपनी उपस्थिति को सीमित रखते हैं। इसका असर ये होता है कि लोग उनके समय और ध्यान को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। जब कोई चीज़ हमेशा उपलब्ध होती है, तो उसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब वही चीज़ सीमित हो जाती है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। यही सिद्धांत इंसानी रिश्तों में भी कई बार दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने के लिए उपलब्ध रहता है, तो कई बार लोग उसकी कदर कम करने लगते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा की सीमाएं तय करता है, तो लोग उसके समय को ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। स्कैर्सिटी इल्यूजन का एक और पहलू है प्रतिस्पर्धा की भावना। जब हमें लगता है कि किसी चीज को पाने के लिए कई लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो उस चीज की इच्छा हमारे अंदर और मजबूत हो जाती है। हमें लगता है कि अगर इतने लोग उसे चाहते हैं, तो जरूर उसमें कुछ खास होगा। इसी वजह से कई बार सीमित अवसर या सीमित संसाधन लोगों के बीच अधिक आकर्षण पैदा करते हैं। लेकिन स्कैर्सिटी इल्यूजन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये हमारे दिमाग को तर्क से ज्यादा भावना के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। जब हमें लगता है कि समय कम है या अवसर सीमित है, तो हम अक्सर पूरी तरह सोचने का मौका नहीं लेते। हम जल्दी फैसला कर लेते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने देर की, तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यही वजह है कि कई बार लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में उन्हें पछतावा होता है। लेकिन अगर आप इस मनोवैज्ञानिक तकनीक को समझ लेते हैं, तो आप इससे प्रभावित होने की बजाय इसे पहचान सकते हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि किसी निर्णय को जल्दी लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो थोड़ा रुकना जरूरी है। खुद से पूछिए कि क्या ये सच में एक दुर्लभ अवसर है, या सिर्फ आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया है।
जागरूकता ही वो चीज है जो आपको ऐसे मानसिक प्रभावों से बचाती है। जब आप समझ जाते हैं कि स्केर्सिटी इल्यूजन कैसे काम करती है, तो आप अपने निर्णयों को अधिक संतुलित और सोच समझ कर ले सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि सीमितता का सिद्धांत हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार यह हमें यह भी सिखाता है कि समय, ऊर्जा और अवसर सीमित होते हैं, और जब हम ये समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को अधिक महत्व देने लगते हैं। असल में स्केर्सिटी हमें ये याद दिलाती है कि हर चीज हमेशा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए हमें अपने फैसलों को अधिक जागरूकता और समझ के साथ लेना चाहिए। जब आप इन मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स को समझने लगते हैं, चुप्पी की शक्ति, गैस लाइटिंग की चाल, रिवर्स साइकोलॉजी की रणनीति, इमोशनल ट्रिगर्स का प्रभाव और स्केर्सिटी इल्यूजन का खेल, तो आप मानव व्यवहार को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। आप समझने लगते हैं कि लोग केवल शब्दों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक संकेतों से भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जब यह समझ आपके अंदर विकसित होती है, तो आप केवल दूसरों के प्रभाव से बचते ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के फैसलों को भी अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ लेने लगते हैं। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं है कि आप दूसरों को नियंत्रित कर सकें, बल्कि ये है कि आप अपने दिमाग और अपने फैसलों पर खुद नियंत्रण रख सकें।